युग निर्माण करना है, आज़ादी की नींव में प्रगति पत्थर भरना है। उठो, अपने अस्तित्व को पहचानो, केवल एक दिन के लिए नहीं, तुम हर दिन के लिए खास हो। ऐसे ही खास आज की हमारी गेस्ट हैं फॉर द वुमेन्स डे स्पेशल ऑन द मधु चौधरी पॉडकास्ट 1991 की IPS ऑफिसर ADG विमेन सेफ्टी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी। नमस्कार मैम, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे मैम। आपको भी बहुत बधाई। Thank you, ma'am. So, what's motivating the women in you? What is empowering the women in you today? It's been a long journey. The empowerment comes from the education, जो जिस तरीके का मैं काम करती हूँ और जहाँ से शुरू हुई, तो वो जो मूल strength है वो मेरी माँ से मुझे मिलता है। So, ma'am, things are changing. So, do you think things are changing for better? I have a different opinion on this. I think things are changing definitely at a very fast pace. On the one hand, we are becoming more empowered in terms of technology, but the same technology is also being used to generate crimes of a very different kind, which do impact women and particularly girl child tremendously. तो मैं नहीं कह सकती कि हर चीज़ बेहतरी के लिए हो रही है। डेफिनेटली चीज़ों में बहुत परिवर्तन आ रहा है और बहुत सकारात्मक पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे शायद ये हम ख़ास तौर पे महिलाओं के विपरीत जा रहा है। मैम, आप वन ऑफ द टॉप कॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश हैं और मेजरली वुमेन सिक्योरिटी को आप कंसर्न मतलब टारगेट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वाई इज़ दिस ऑल फाइट अबाउट इक्वालिटी? इज़ इट इक्वालिटी अमंग इक्वल्स और अनइक्वल्स? बिकॉज हम वुमेन्स डे को सेलिब्रेट ही किसी इक्वालिटी के लिए करते हैं। सो ये जो वर्ड इक्वालिटी है या समानता है, देखिए बराबरी तो प्रकृति ने ही नहीं की। अगर देखा जाए तो प्रकृति ने तो नारी के पक्ष में अपना मत रखा है। तो जो प्रजनन है, जिसकी वजह से, जिसके कारण मानवता बढ़ सकती है या इंसान खुद को रिपीट करता है या चलाता है, वो तो जो गिफ्ट है वो तो प्रकृति ने महिला को दी है। अब बात रही तो समानता, ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई कि आपको ये सवाल करना पड़ा। और पिछले 2000 मूलतः जब इंसान एक आदम जाति का हुआ करता था, तो बाहर जाकर और जानवरों को मारना और इस वक्त जब महिलाएं भी साथ जाती थी, नारी भी जाती थी और सब करते थे, लेकिन वो जब प्रजनन के समय उनको घर पे रहना और फिर वो 1 साल 2 साल 1.5 साल का समय जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, या तो उस समय ये जो आर्थिक डिपेंडेंस था या सोशल डिपेंडेंस था ऑन द मैन, तो बिकॉज ऑफ दैट समवेयर जो हमारी शक्ति होनी चाहिए थी, वो कहीं कुछ हमारे लिए मुश्किल होती चली गई। तो अब बात समानता की है, तो समानता तो मैं मानती हूँ कि जब हम समानता की बात करते हैं तो हम समानता ऑफ अवसर की समानता की बात होनी चाहिए। अदरवाइज बराबरी, अलग अलग रोल्स हैं हमारे जो प्रकृति ने डिज़ाइन किए, डिफ़ाइन किए, लेकिन अवसर की समानता ज़रूर होनी चाहिए। हम कहाँ तक पढ़ेंगे, हम नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे, हम विवाह करेंगे या नहीं करेंगे, हम बच्चे पैदा करेंगे या नहीं करेंगे, ये तय सिर्फ पुरुष नहीं कर सकता। तो इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक अवसर की समानता की बात होनी चाहिए। मैम, इस वक्त बात करके मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा किस क्वेश्चन को पहले एड्रेस करवाऊं। तो जो सबसे पहले अगर हम ये डिस्कस करें कि पुरुष एम्पावर है ऑलरेडी या वुमेन को एम्पावर होने की ज़रूरत है, ये ऐसा क्यों है? जैसे कि मैं ये बोलूँ कि आप एक नारी हैं और अगर आपके ऊपर वर्दी आ गई है तो आपको एक एम्पावरमेंट अपने आप मिल गया ना, और अगर एक पुरुष है और वर्दी है कि नहीं है, वो अपने आप में क्या एम्पावर्ड है? इसको मैं कहूँगी कि ये जो एवोल्यूशन हुआ है हम लोगों के सिविलाइजेशन का,
उसमें ये बात जैसा मैं सब बता ही रही थी कि क्यों, पर ये बात कहीं ना कहीं है कि जो एलिमेंट ऑफ एम्पावरमेंट है, जो जो पितृसत्ता है, तो वो अपने आप में बताती है कि एंटाइटलमेंट है। घर में अगर लड़का पैदा होता है तो बचपन से उसे पता है कि मैं एक एंटाइटल्ड बच्चा हूँ, जबकि बिटिया को इस बात को समझने में या समझाने में थोड़ा वक्त लगता है। अभी भी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन हाँ, ये कई बार बेटियों से सीखते भी हैं हम लोग, और ज़्यादातर तो ये बताना अपनी बच्चियों को समाज में कि भाई आप भी उतने ही एंटाइटल्ड हो, एम्पावर्ड हो, क्योंकि उन्होंने अपने चारों ओर जो देखा है वो यही देखा है कि जो पुरुष है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, भाई हो सकते हैं, बेटा हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोलीग हो सकते हैं, they have a sense of entitlement because of the way society has evolved. और दुर्भाग्य से अभी तक हम वो समाज नहीं बना पाए हैं जहाँ मैं एज अ मदर घर पे बैठूं, मेरी बिटिया रात को 9 बजे कहीं जाए काम करने या लाइब्रेरी या कहीं भी, और मैं मन में मुझे ये भाव हो कि नहीं, कुछ नहीं होना, ये तो वापस आ ही जाएगी सुरक्षित। ये समाज हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। बिल्कुल सच बात है कि हम प्रोपोगेट तो कर रहे हैं कि इक्वल है, और हम बता भी रहे हैं कि हम इक्वल समझ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप और हम ही वो चीज़ को एकदम ग्रास रूट लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर, एक खौफ या जो भी कह लें वो चीज़ है, वो अभी जाने को शायद आई डोंट नो कि वो उसके लिए पूरा सोसाइटी को चेंज होना ज़रूरी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये खौफ की बात नहीं है, ये हकीकत है कि अभी भी इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, जो कि मेरे विचार से तो जो एक ताना बाना है परिवार का, वो काफ़ी हद तक चरमरा सा गया है, और जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं हम सभी जानते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मानसिकता परिवार के बदलने की, क्योंकि परिवार हमारे समाज का केंद्र बिंदु है। परिवार की मानसिकता बदलेगी, समाज की मानसिकता बदलेगी, तो वही बच्चा जो घर में, जिसको हम कृष्ण कन्हैया होते हैं, तो वो बाहर जाके भी कृष्ण होते हैं, लेकिन जो जिस कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी थी, उस कृष्ण को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, और वो सिर्फ गोपियों वाले कृष्ण जो हैं वो उस वही हमारा बेटा रह जाता है। तो ये फ़र्क हमको भी समझना पड़ेगा, और ये शुरुआत बिल्कुल परिवार से करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैम। आपने अभी क्राइम्स की जिक्र किया मैम, सबसे ज़्यादा कौन से क्राइम्स होते हैं जो आपने भी सुने हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से क्राइम्स आपके पास आते हैं कि भाई ये ज़्यादा है? अगर देखिए अलग अलग अपराधों के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि कुछ जघन्य होते हैं, और कुछ जिनको अपराध तो खैर कोई भी हो जघन्य ही होता है, लेकिन हम श्रेणियाँ बनाते हैं। तो जो जघन्य अपराध हैं, जो आपने पूछा सबसे ज़्यादा कौन से अपराध, अब मेरे ख्याल से आप महिला अपराध के बारे में बात कर रही होंगी। संख्यात्मक तौर पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है या घरेलू हिंसा है, संख्यात्मक तौर पे वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। जो हमारे पास हम तक जो लोग आते हैं, और हमारा भी रीच आउट कैंपेन्स होता है कि हम आगे बढ़ के जाते हैं और बात करते हैं बच्चियों से, महिलाओं से, कि ये घरेलू हिंसा के बारे में। शायद इसकी वजह ये है कि वही एक जो पहली बात हमने कहा था कि एक जो एंटाइटलमेंट जो पुरुष मान के चलता है कि एंटाइटलमेंट है, तो कहीं कुछ दूसरा जो आर्थिक डिपेंडेंस है, कि अगर वो शादीशुदा महिला नहीं, बच्ची भी हो सकती है घर में, बड़ी बच्ची जो, तो ये अगर आर्थिक डिपेंडेंस है तो उस वजह से भी आप किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हो सकते हैं। और एक और बात है जो मुझे शायद साझा करना बेहद ज़रूरी है, आवश्यक है इस समय, कि कई बार देखिए 2 बर्तन भी साथ रखिएगा तो खनकता है। तो जो एक मतभेद होता है वो कहीं भी कभी भी हो सकता है। हमने अपने परिवार में, आपके भाई के साथ भी हो सकता है, माता पिता के साथ भी हो सकता है, सिबलिंग्स में होता है, पर हम उठकर अगर माता पिता के साथ मतभेद है तो हम सीधे थाने नहीं चले जाते। तो हम थाने कब जाते हैं, या कब ये हमारे पास रजिस्टर्ड जो घरेलू हिंसा है। कई बार ये भी होता है कि एक हम दूसरे परिवेश में पले बड़े हैं और विवाह कर कहीं और पहुँचे, तो छोटी सी बात भी चुप गई और हमने भी कहा अच्छा अब हम दिखाते हैं, तो हम सीधे पहुँच गए महिला हेल्प डेस्क या थाने हम पहुँच गए, और वैसे भी हम लोग भी आगे बढ़कर कहते हैं क्या कर हमें बताइए। तो वहाँ पर
जब हम बताना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, तो हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताते, कहते हैं ना कि मतलब जो अगर अगर अंग्रेजी की कहावत है, मैं हिंदीकरण करके बताना चाहूँगी कि अगर किसी महिला के साथ कुछ उसकी अवमानना हुई हो, तो उस जैसा दुश्मन फिर नहीं पालना चाहिए। तो शायद ऐसा कुछ है, दोनों ही बातें हैं कि घटनाएं घटित भी हो रही हैं और कुछ ये भी। तो हम लोगों ने एक प्रयोग किया है, वो भी मैं साझा करना चाहूँगी। ये प्रयोग राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य विधिक हमारा जो स्टेट लीगल अथॉरिटी है, तो इनके साथ मिलकर किया गया कि हम कोई आए और सीधे मुकदमा दर्ज कायमी करने की जगह हम काउंसलिंग करें। क्योंकि उस समय जो हमारे पास, जैसा मैंने बताया, वो जो महिला या बच्चियां आती हैं, वो उनके जो मनोदशा होती है वो एक दूसरे प्रकार की मनोदशा होती है। तो उन्हें थोड़ा समझाना बुझाना और ये बताना कि आप जो कर रही है इसका क्या दूरगामी परिणाम हो सकता है, और दूसरे पक्ष को भी बुलाना और पूछना और काउंसलिंग करना। तो ये एक अच्छा प्रयोग हम लोगों ने किया है। पर यह संख्यात्मक तौर पे घरेलू हिंसा हमारे अपराधों में सबसे बड़ी संख्या में होता है। तो मैम, इसका डिमार्केशन कहाँ करें? जैसे आपने बोला है कि छोटी छोटी बातों पे भी आते हैं, तो क्या है इसका? क्योंकि अगर कई बार हम इनिशियल लेवल पे अगर एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको बोला जाएगा कि आप तब क्यों नहीं आए, पहले ही बार में आपने कदम उठाना चाहिए था। कि आपको कई बार जला दी जाते हैं, कई बार कुछ और केसेस हो जाते हैं, तो उसका क्या है? और कई बार मेंटल अगर हरासमेंट है तो वो दिखता भी नहीं है, और वो किसी भी लेवल का हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल का है, वो भी नहीं दिखेगा। तो उस केस में आप कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। एक तो पिछले कुछ सालों में इसलिए भी क्योंकि इतने हर एक व्यक्ति इज एक्सपोज टू सो मच कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये एक हकीकत है जिसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो अभी तक हम लोग डिनायल मोड में है कि नहीं, देयर इज़ नो सच थिंग एज मेंटल स्ट्रेस, नो सच थिंग। अपराध के तौर पे, अपराध की श्रेणी में ये काफ़ी समय से है मेंटल हैरेसमेंट, जो हमारा 498 सेक्शन है। लेकिन उसको कोडिफाई करना या समझना कि हाँ, ये कहना इज मेंटल हैरेसमेंट या ऐसा, वही वाक्य मेरे लिए हो सकता है कि मुझे मानसिक रूप से क्षति पहुंचाए, पर ज़रूरी नहीं है आपको भी पहुंचाए। तो यस, यू आर राइट। और अगेन फिजिकल, कि भाई हम कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें काफ़ी क्लियर कट है। दो प्रकार के अपराध होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। असंज्ञेय वो हुआ जो कि कॉग्निजेबल है, जो अब उस डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो मान लीजिए किसी पत्नी के साथ इतनी मारपीट हुई हो कि उसे चोट लगी हो और हम मेडिकल कराते हैं और पाते हैं कि बाकायदा चोट है, तो उसमें फिर गुंजाइश नहीं है कि हम बुलाकर काउंसलिंग करें, क्योंकि घटना अपने आप में गंभीर है और बड़ी है, और इसमें काउंसलिंग करने की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि भाई ऊंची आवाज़ में बोल दिया किसी ने, या आपने भी सामने महिला या युवती ने भी काउंटर बोला या जैसा भी जो कुछ, पर वो आकर हमारे पास आकर बैठे, तो दोनों पक्षों को सुनने पर थोड़ा आइडिया हो जाता है कि बात क्या है। मैं उदाहरण देना चाहूँगी, ये काउंसलिंग जो है काफ़ी समय से हम लोग करते हैं पुलिस में, तो ऐसी बातों पर और जो बच्चियों के माँ बाप भी होते हैं, वो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं कि भाई आपने शादी तय की तो देखा कि लड़का है, उसका परिवेश ग्रामीण है, माँ बाप गांव में रहते हैं, लड़का पढ़ लिख गया, वो शहर आ गया। अगर वो इतना नहीं कमाता कि भाई माता पिता घर परिवार सभी को शहर में रख सके, वो ये भी कहता है कि अच्छा भाई पत्नी से कि आप गांव पे रह लो, मैं आता जाता रहूँगा, माँ बाप की भी सेवा हो जाएगी, या फिर माता पिता को भाई कि आप आ जाओ। तो ये मेरे ख्याल से कोई अपने आप में इट इज़ नॉट अ वेरी टॉल रिक्वेस्ट, इट्स नॉट अ वेरी टॉल रिक्वेस्ट, इट कुड ऑल्सो बी अदरवाइज। तो हम लोग क्योंकि आज महिला दिवस पर बात करें, तो मैं बताना चाहूँगी ऐसे मेरे पास 1000 एग्जाम्पल हैं जहाँ की बिटिया है तो बिटिया के माता पिता साथ रहते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, और बिटिया और उसके पति के साथ रहते हैं। तो इट कुड बी एनी विच वे। लेकिन इस पर लड़कियां कहेंगी कि भाई नहीं, मुझे तो शहर में ही रहना है, और वो माँ बाप को तो साथ रखना ही नहीं है, और बच्ची के माँ बाप इस बात को सपोर्ट करते हैं। अब आप ये देखिए कि बच्ची के जो माँ बाप हैं उनका भी शायद बेटा होगा या वो भी, तो
वो जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है जब आप किसी अपने बच्ची और उसके परिवार को देख रहे हैं। ये सोचना कि भाई ये हमको समझना पड़ेगा कि सवाल मेरी बेटी या मेरे बेटे का नहीं है, सवाल हम सभी का है। आज हमारे बच्चे कमिटमेंट से डरते हैं, किसी भी प्रकार के कमिटमेंट से। दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। वो बच्चे नहीं चाहते, वो बुजुर्गों को नहीं देखभाल करना चाहते, वो बच्चों की देखभाल नहीं करना चाहते। इस सब का कारण यही है कि ऐसे और माता पिता सपोर्ट करते हुए आते हैं कि हाँ मेरी बेटी, भाई हमने तो शादी तय की थी, ये तो शर्त नहीं था कि माँ बाप साथ रहेंगे। तो माँ बाप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो इस तरीके के अभी हमारी सोसाइटी एक फ्लक्स में है। एक तरफ हमारी संस्कृति है और दूसरी तरफ एक जो पूरा का पूरा जिसको कहते हैं पाश्चात्य सभ्यता की मार है। तो वी आर सोसाइटी इन फ्लक्स, और दोनों को आयरन आउट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैम, कमिंग टू मोर हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जैसे कि रेप्स, मर्डर्स एंड ऑल, तो मैम इसका आपको ये क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई men commit these crimes? और क्या इसमें एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी है कहीं, या कुछ मेंटल डिसबैलेंस होता है या नहीं? एक इट्स नॉर्मल काइंड ऑफ अ पर्सन? नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट नॉर्मल। और जहाँ तक हीनस ऑफेंसेस आपने रेप का कहा या रेप एंड मर्डर का कहा, तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। द ब्रूटैलिटी, जो ब्रूटैलिटी होती है इसमें इन्वॉल्व, वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे जब मेरी सर्विस को 32 इयर्स हो गए, तो हम लोग जब सर्विस में आए थे और अगर सुबह की डेली सिचुएशन रिपोर्ट में पढ़ा कि भाई किसी युवती को उसके पिता जी ने बलात्संग किया, तो हम ये तो तय था कि वो सौतेला पिता ही हो सकता है। ये सोचने वाली बात भी नहीं थी। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अब हम जो केसेस आते हैं उसमें सगे पिता भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ विकृतियां तो आ ही गई हैं। इट्स नॉट नॉर्मल, इट कैन नॉट बी नॉर्मल। जो जगह किसी भी बच्ची के लिए या बच्चे के लिए सबसे महफूज होनी चाहिए वो उसका घर है, और अगर वो वहीं पर सुरक्षित नहीं है तो इट्स नॉट नॉर्मल। देयर इज समथिंग, डेफिनेटली देयर इज समवेयर वी हैव गॉन रॉन्ग एंड टेरिबली रॉन्ग। एक दूसरा पॉइंट है जो अब मैं बताऊंगी तो अब आप नोट कीजिएगा, द डूएबिलिटी, इन द सेंस कि आपने अखबार में पढ़ा, मीडिया में देखा या पढ़ा कि कोई घटना घटी, बहुत ही ब्रूटल, निर्भया। उसके बाद उनके में क्या सज़ा मिली, क्या हुआ क्या नहीं, वो कितना, मैं सिर्फ निर्भया केस की बात नहीं कर रही हूँ, इस तरीके के केस की बात कर रही हूँ, वो बहुत कवर नहीं होता। पर ऐसे तमाम लोग जो एक थ्रेशोल्ड पे बैठे हैं, जो कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं है, उन्हें लगता है अच्छा ये भी किया जा सकता है। सो देन यू विल नोटिस कि सडनली उस पर्टिकुलर प्रकार के क्राइम में आपको जगह जगह से केसेस मिलेंगे और वृद्धि दिखती है। तो वो जो एक डुएबिलिटी है कि अरे अच्छा ये भी किया जा सकता है। अब अभी कोई घटना घटी थी जिसमें पति ने पत्नी के हाथ काट दिए, तो एक केस अपना बड़ा भाई अपने आप में बहुत ही कितना हीनस हो सकता है। अब आप सोचो, उस घटना के 1-2 महीने के भीतर ऐसे 3-4-5 केसेस रिपोर्ट हुए। आपको याद होगा, अभी घटनाएं, अपने प्रदेश की नहीं बात कर रही हूँ मैं, पूरे देश की बात कर रही हूँ कि वो लिव इन रिलेशनशिप था या पति पत्नी थे, तो पत्नी के कुछ पीसेस किए और उसके बाद कितनी ऐसी घटनाएं आई। दे आर एज ब्रूटल एज इट कैन गेट। ये नॉर्मल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं किस प्रकार का मानसिक दबाव है, या वो द काइंड ऑफ थिंग्स दैट एवरीवन इज एक्सपोज टू। पोर्नोग्राफी भी है और हर प्रकार की चीज़ें हैं, तो पता नहीं क्या है, जिस तरीके की फिल्में जिसमें इतना वायलेंस है, जो तो हर चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। अब आप जैसे लुढ़कता पत्थर जो है मौत से एकत्रित करता जाता है ना, उस तरीके का है कि हम सामाजिक जीवन में भी आप जिससे भी मिलते हो उससे कुछ ना कुछ लेते हो, अपना भी शायद उससे कुछ देते हो। तो अगर हम एक्सपोज हैं, साहित्य हमारा, किसी भी चीज़ जहाँ इतना वायलेंस है और इतना ज़्यादा विकृतियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं देयर इज, ये विकृतियाँ तो आ रही हैं। इट्स नॉट नॉर्मल, डेफिनेटली नॉट नॉर्मल। सो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम ले सकते हैं, या पुलिस कोई प्रोएक्टिव मेजर जिससे इसको कम किया जा सके? व्हाट इज द कोर थिंग विच वी शुड एड्रेस?
I very very strongly believe कि we should address the family as a unit and the family के जो मूल्य होते हैं उनको हमको एक बार फिर से कहीं ना कहीं जीवित करना होगा, which are really dying out. The respect for your elderly or for your teachers और respect for your colleagues or the peer group. ये जो तो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने ऐसे कई कैंपेन किए हैं. सम्मान नाम से कैंपेन किया था आई थिंक 2021 में, चेतना और अभी हमारा जो लेटेस्ट कैंपेन था वो था अभिमन्यु. तो ये अभिमन्यु कैंपेन ऐसा है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा था, वो स्पीच सुनने योग्य है, कि हम अपनी बेटियों को तो सिखाते हैं ऐसा मत करो, ये मत पहनो, इतने बजे यहाँ से आ जाना, पर हम अपने बेटों को सिखाते हैं क्या? तो ये कैंपेन हमारा बेसिकली मैं भी अभिमन्यु लड़कों को सिखाएं. ये सिखाना घर से शुरू होगा. ये जो अगर हम अपने घर पे अगर अपने बेटों को सिखा सकें कि नारी का सम्मान करना है, या फॉर दैट मैटर इन जनरल जो मूल्य होते हैं कि बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना, किसी का भी, और क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके की चीज़ें अगर हम बिल्कुल घर से शुरू करें, और यही तरीका है. और वो देखते हैं बड़ी खूबसूरत कहानियाँ, हम लोग छोटे थे तो टेक्स्ट बुक में भी हुआ करती थी, एडुकेशन इज़ अनदर एरिया. शिक्षा के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं, कहानियाँ भी पढ़ते हैं और हमारे पास कोर्स में उपलब्ध होती हैं, अदरवाइज़ तो आजकल मोबाइल से बच्चों की निगाह नहीं हटती कि पढ़ेंगे. लेकिन एक कहानी है जो मेरे ख्याल से आप सभी ने सुनी होगी कि एक व्यक्ति थे, तो वो अपने घर का पुराना बर्तन बेच रहे थे. तो बेचते बेचते एक बहुत ही घिसा पिटा सा एक कटोरा था, तो वो भी दे रहे थे. तो उनका बेटा भागता हुआ है, 4-5 साल का था. तो उसने कहा, इसे क्यों बेच रहे हो पापा? तो बोले, भाई ये खराब. बोले कि नहीं, पर आप जब बूढ़े हो जाओगे तो दादा की तरह आप भी तो इसमें खाओगे. देन इट स्ट्राइक्स हिम कि दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग, और वो वही सीख रहा है. तो हम जो कर रहे हैं, आने वाली नस्ल वही देखती है, सीखती है, और फिर उससे कहीं 2 स्टेप आगे जाकर, जिसको कहते हैं कि ढलान सा है जिस पर अभी हम हैं, उसको रोकने की ज़रूरत है. तो हमारे ये जो कैंपेन था अभिमन्यु, ये काफ़ी हर ज़िले में हुआ था और काफ़ी सफल भी हुआ, जिसमें कि हमने एक क्वेश्चनर भी भरवाया काफ़ी डिटेल्ड. वो अभी MOU हुआ है और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उससे हमें क्या समझ में आएगा कि हमारी अभी और हर लेवल पे, चाहे वो तीन जनरेशन की क्या मानसिकता है, और ऐसे क्या इनपुट्स हैं जो अब हम शिक्षा के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हम दें, ताकि हम कहीं इन विकृतियों को उस पर विराम लगा सकें, इफ़ नॉट गेट रिड ऑफ देम. मैम, महिलाओं के साथ साथ एक और जो मुद्दा रहता है वल्नरेबिलिटी का, वो होते हैं बच्चे. तो अगर मैं बोलूँ चाइल्ड अब्यूज़ इतना ज़्यादा होता है, और उसमें मैक्सिमम परसेंटेज उन लोगों का होता है हु आर फैमिली मेम्बर्स और क्लोज फ्रेंड्स. और जैसे कि हम जैसे बात कर रहे हैं कि शिक्षा की, तो जैसे जिसने क्राइम किया उसको सज़ा भी मिल रही है, कोर्ट भी जा रहा है, पीपल आर हेटिंग देम, बट दे डोंट हैव दैट सेंस ऑफ फियर, या उनको कुछ गिल्ट नहीं है कि दे हैव डन एक्चुअली रॉन्ग. और जब चाइल्ड अब्यूज़ का बात आता है, तो हम देखते हैं कि ये बहुत काफ़ी 60 के आसपास के लोग भी ज़्यादा कर रहे हैं, हु आर अंकल्स. तो अभी उनको सिखाने का तो ना ही उम्र है, ना ही मतलब जो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं समझ सकते. एंड यहाँ पे दे आर ऑल द मोर वल्नरेबल बिकॉज दे डोंट नो कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनको सही हो रहा है, गलत हो रहा है. तो इसको कैसे आप लोग एडजस्ट? ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है इस समय, बिकॉज चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ वेरी फ्रीली अवेलेबल. तो यही मैं बता रही थी कि जो जहाँ तक डिजिटलाइजेशन का सवाल है, तो जहाँ उसके सकारात्मक प्रभाव है, वहाँ दुष्परिणाम भी बहुत हैं. तो ये उनमें से एक है. अभी हम लोग एक कैंपेन चलाते हैं, ऑपरेशन एहसास, गुड टच बैड टच की. आप बच्चे जो स्कूल जाते हैं या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वैसे तो 100% बच्चों को स्कूल जाना है या जाते हैं, तो हम गुड टच बैड टच की, भाई अगर कोई, हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता,
तो अगर आपको कोई कैसे छू रहा है जिससे और तो उसे पता चले कि भाई ये सही है या गलत है और बच्चे बताएं, तो हम लोग एक आउटरीच कैंपेन्स चल रहे हैं। बट मेरे ख्याल से जो जिस कैटेगरी की आप बात कर रही हैं, शायद उसमें श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट कैन बी डिटरेंट, कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो तय बात है कि मुझे सज़ा मिलेगी और कुछ बहुत संगीन सज़ा मिल सकती है। जैसे मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहाँ पर अंडर 18 बच्ची के रेप एंड डेथ के लिए कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, तो ये पहला राज्य है। तो अगर ये श्योरिटी है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा किया और हम बच्चों को आउट ऑफ वे जाकर हम लोग पेरेंट्स को भी समझाते हैं, सिखाते हैं कि दीज आर द डेंजर्स योर चाइल्ड इज़ एक्सपोज टू, तो इनको इसमें थोड़ा आप लोग बच्चों को भी सिखाइए। अगर ये श्योरिटी हो कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसे पता हो कि नहीं, अगर ये पता चल गया तो मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है, शायद इसमें कमी आए। मैम, कमिंग टू अगेन द एम्पावरमेंट थिंग, जैसे कि 2024 का जो थीम है इज़ ऑल्सो एड्रेसिंग इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, तो व्हाई इज दिस डिसएम्पावरमेंट इज देयर? अभी तक जैसे घर में अगर अखबार आता है, मान लीजिए अगर बिजनेस टाइम्स है, तो तय बात है कि जो घर के पुरुष होंगे वो उठाएंगे, और अगर अन्य कोई अखबार या कोई हाँ कुछ भी हो तो वो महिलाएं उठाएंगी। ये भी एक मानसिकता है जिसको बदलने की ज़रूरत है, इसलिए भी क्योंकि ये पता होना चाहिए कि अगर पैसा है घर में, या मैं कमाती हूँ या नहीं भी कमाती हूँ, अगर देखा जाए तो इवन अ होम मेकर इज़ एक्चुअली एन अर्नर। क्योंकि ये बात हमने अपने उस जो हमने कराया है सर्वे उसमें रखी थी कि सुबह से उठकर भाई आप सोचिए कि आपकी माँ क्या क्या करती हैं और आपके पापा क्या क्या करते हैं, इन्यूमरेट, तो देन यू विल रियलाइज कि जितना काम एक महिला सुबह से करती है रात तक, इवन इफ शी इज़ नॉट गोइंग आउट टू वर्क, अगर उस काम के लिए आप किसी को रखते कि वो काम करे, तो प्रॉबेबली उनकी अर्निंग आपकी अर्निंग से समानांतर पर लगभग बराबर ही होगी। तो पर हमें पता होना चाहिए कि हमें फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है। ये टिपिकली ऐसा होता है कि जो पुरुष जो होता है घर का, वो तय कर देता है कि यही या इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, ये करना है, यहाँ साइन कर देना, और महिलाएं साइन कर देती हैं, मी इंक्लूडेड, इन द सेंस दैट मेरे सास ससुर हमारे साथ रहे, और हमारे ससुर साहब मेरी मदर इन लॉ, वो लोग रिटायरमेंट के बाद 20 साल के लगभग, आई वाज लकी, मैं भाग्यशाली हूँ कि उन लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिला। तो मेरे फादर इन लॉ ही हमारा पूरा फाइनेंसेस देखते थे कि क्या रिटर्न भरना, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, जो भी करना है। और मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी, वो कहते थे कि भाई ऑफिस जा रहे हो, पहले यहाँ साइन करते जाओ, और हम दोनों ही साइन कर देते थे। तो उनके जाने के बाद ये एहसास हुआ कि नहीं, हमें तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो दैट इज़ व्हेन आई टुक ऑन द जॉब कि नहीं, क्या है एफडीज, कहाँ है पीपीएफ, क्या है ये वो। और अब हम लोग कार्यशालाएं भी करा रहे हैं, एंड आई मस्ट शेयर दिस विथ यू कि मैंने अपने अब मेरा अपना जो महिला सुरक्षा सशक्तिकरण संभाग है उसके लिए कार्यशाला कराई ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, कि भाई, एंड जो सवाल जवाब हो रहे थे उसमें जो महिलाएं थी, दे न्यू फार मोर देन द मेन। तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि भाई दे न्यू कि एसआईपी एग्जैक्टली कौन सा क्या है, अभी किसका चल रहा है ऊपर और कौन नीचे जा रहा है, और एफडी में कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है, दे न्यू। सो आई वाज वेरी हैप्पी। तो धीरे धीरे देयर इज फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑल्सो, और वो जो पहले होता था, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, हम लोग शादी के बाद हमारी पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश जबलपुर में ही हुई थी। तो हम कॉल ऑन करने गए थे किसी वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ, तो उनकी पत्नी ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा अलग अकाउंट है या जॉइंट है? तो मैंने कहा नहीं जॉइंट है। पर नहीं अलग कर लो, वरना सारा पैसा ले लेगा। तो मैं घर आकर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, वो मेरे मित्र भी हैं, मैंने कहा भाई ये बताइए कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। बोले अरे कुछ लोगों का होता है, तुम तो चिंता में न पड़ो। लेकिन मैंने अगले महीने ही अपना अकाउंट अलग कर लिया। मैंने कहा पता नहीं, अनुभवी हैं, हमसे तो बहुत सीनियर है, कुछ ना कुछ ज़्यादा पता होगा। तो ऐसी भी बातें होती हैं। बट डेफिनेटली हर महिला को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली शासकीय पॉलिसी क्या, बहुत सारी जगह छूट मिलती है महिलाओं को, पता नहीं होता कि अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करें या ऐसे करें या तो क्या छूटें अवेलेबल हैं। एंड डेफिनेटली अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्वावलंबन सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, सभी के लिए।
मैम जैसे आपने सर का जिक्र किया तो ये सर ने सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और आप आईपीएस ऑफिसर, तो कभी ये क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि आपको कभी उन्होंने गाइड किया, अरे नहीं नहीं कि आप अपना काम ऐसे नहीं ऐसे करो, या ये सरकारी चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, या आपने कभी उनसे राय ली हो कि यार मैं कैसे करूँ? नहीं, ये तो हम रोज ही करते हैं। अच्छा। मतलब दोनों का ही ये काम है, हम ये रोज ही करते हैं। मतलब देखिए, कन्वर्जेंस होता है। सो कई सारे जो जो शासकीय योजनाएं या शासकीय विभाग होते हैं, जो महकमे होते हैं, उनके बारे में जब शुरू में हम लोग सर्विस में आए तो पता नहीं होता कि एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे नहीं पता होता कि भाई इतने 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 डिपार्टमेंट है और किसका क्या काम है। और तो मैं हमेशा ही जैसे मैं कन्वर्जेंस का बताना चाहूँगी कि एक रुझान हमेशा से ही रहा है फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। सभी मेरे ख्याल से जो पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी, शायद कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड होता है। तो ये मैंने मनु जी से सीखा समझा कि सिर्फ पुलिस ही नहीं होती जो ये काम कर रही है। तो हर ज़िले में ये विभाग हैं, और अगर वाकई में सभी महिलाओं और बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं, पर क्योंकि वो सब अलग अलग अपनी जगह पर कर रहे हैं तो वो दिखता नहीं है समाज में। तो ये कन्वर्जेंस करो। तो और कई बार साहब भी मुझसे पूछते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है क्या, कहाँ कौन से धाराओं में क्या कराना चाहिए, और व्हाट विल बी मोस्ट इफेक्टिव। तो ये हम लोग दोनों ये तो बिल्कुल हम लोग एक दूसरे से साझा करते हैं। और कई सारे को अगर मैं कुछ नया कैंपेन सोचती हूँ, जैसे अभी अब आने वाले समय में एक परिवार के लिए कैंपेन करूँगी, मैं अभी बताना नहीं चाहूँगी, आई वांटेड टू कम एज अ सरप्राइज़। तो मैंने शेयर किया तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा करना चाहिए, इसमें ये चीज़ और जोड़ लो तो शायद और इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इफ़ यू वांट टू हिट आउट एट द करंट सिस्टम, तो ऐसे करने से और इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बच्चे भी, वो भी हमें हम दोनों को सलाह देते हैं। दोनों बेटियां हम दोनों को सलाह देते हैं। आप बड़ी बिटिया इज़ नाउ वर्किंग फॉर अ लीगल फर्म, तो दैट हैंडल्स वेंचर्स एंड एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। तो वो हमें बताती है फ़ोन करके कि आज देख लेना, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो ये कर लेना। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस लर्न फ्रॉम ईच अदर। मैम कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा कभी आपने फेस किया है कि इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद भी कभी ऐसा हुआ कि एक विमेन होना कहीं ना कहीं एक सेटबैक को लगा है आपको? नहीं, मुझे ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे तो मैं आपको सही बताऊं, अगर मैं बहुत टेंस हूँ तो मेरा आई हिट द किचन, बिकॉज जब मैं खाना बनाती हूँ दैट इज़ माई टेंशन एब्जॉर्बर। सो मुझे एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एज वुमेन हम जहाँ कहीं जाते हैं वी बिकम दैट बिट। हम अपना जो एक वुमनहुड है उसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पुलिस सर्विस में आई तो मैं अपने नारीत्व को अपने साथ लेकर आऊँ। जो हम अलग से कैंपेन्स करते हैं सेंसिटाइजेशन का, मैं तो पहले से ही सेंसिटाइज्ड हूँ ना। तो वो अपने नारित्व को लेकर हम जहाँ कहीं भी जाएं तो मे बी वन इज़ हैप्पी। मैं एक और उदाहरण इस बारे में देना चाहूँगी। हम लोग उस समय दिल्ली में थे डेपुटेशन पे, तो एक काफ़ी लोगों का एक गैदरिंग था। मेरे बगल में एक बड़ी सीनियर वकील बैठी थी, बहुत नामी वकील हैं, तो सबको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था। तो तब तक उनसे मेरी कुछ बात हो चुकी थी, उन्हें पता था कि मैं इस नौकरी में हूँ, क्या कर रही हूँ और वगैरह वगैरह। तो किसी ने फिर मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए बताया ये मिसेस श्रीवास्तव हैं। तो उन्होंने मुझे धीरे से कहा कि आपको दिस इज़ नॉट योर आइडेंटिटी, और आपकी अपनी अस्मिता है, आपके कुछ कहती क्यों नहीं। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा मैम, मेरी तो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं। मैं बिटिया के स्कूल जाती हूँ तो मैं उसकी मम्मी होती हूँ, और मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैंने कहा पर मुझे जो मेरे जो अस्मिता जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो यही है जो मुझे अभी कहा गया। मैम आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ मदरहुड पेनल्टी जो विमेन को करनी पड़ती है उसके लिए कहीं ना कहीं करियर पीछे हो जाता है? अब इसमें भी मैं अपना एक्सपीरियंस अलग बताऊंगी, और इन जनरल जो आप कह रहे हैं उसके बारे में अलग कमेंट करना चाहूँगी। पर्सनली टू मी मदरहुड हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। भाई आप वो ये जो क्रिएट करना, आप एक कविता भी लिखते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है कि ये मैंने लिखा है, तो आप एक जीता जागता एक बच्चा को इस जीवन में लाते हैं, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। पर जहाँ तक और शायद हम लोगों के दायरे में
ये बात करियर को इम्पैक्ट भी नहीं करती। पर आप बिल्कुल सही हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन इन जनरल। तो बिल्कुल ऐसा होता है। अब कहीं किसी भी संस्थान में लिमिटेड अगर महिलाएं हैं या फिर उनका काम लिमिटेड लोग हैं, वो एम्प्लॉयज़ हैं, और अगर कोई महिला बिकॉज ऑफ हैविंग अ चाइल्ड इज़ अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जाहिर बात है कि क्योंकि संस्था उसको फिर एक डिसएडवांटेज के तौर पे देखती है, तो अगर वो प्राइवेट है संस्था है तो शायद वो दे वुड ट्राई एंड अवॉइड एम्प्लॉइंग वुमेन। अगर सरकारी संस्थाएं हैं तो दे वुड ट्राई एंड prevent from having the person employed with them in their particular branch because they know कि भाई ये तो लंबी छुट्टी पे जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं yes it becomes difficult। हालांकि मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि पिछले कुछ समय से लगातार शासन ने कोशिश की है कि महिलाओं को जो इफ़ेक्टिव छुट्टियां हैं जो ज़रूरी हैं बच्चे की देखभाल के लिए या तो वो मिले, और इट शुड नॉट बी अ हैंडीकैप। लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं या मानसिकता में ये है, ये अभी भी है। मैम, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज आल्सो नॉट अवेलेबल, अगर स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, तो उसके दैट अगेन इज करेक्ट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत बुरी हालत है। हालांकि पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस बने हैं, ऐसा नहीं है कि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं बनाए गए, पर जब तक ये जागरूकता लोगों में नहीं आएगी, महिलाओं में नहीं आएगी कि भाई मैं उतनी ही ईंट उठा रही हूँ जितना कि सामने वाला, तो उसे इतना और मुझे इतना क्यों। तो अमूमन ये होता है कि women succumb to taking less money also because वो सामने खास तौर पे आपने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो सामने वाला कहेगा अच्छा भैया कल से मत आना काम पर। नाउ दैट बिकम्स एन इशू। तो यू फील कि चलो भाई कोई बात नहीं, 100 नहीं 85 मिल रहा, कुछ तो मिल रहा है, तो हम कुछ तो कर लें। तो दीज आर एरियाज विच नीड, एंड काम हो रहा है। पर आई थिंक जो मैं कहना चाहूँगी सभी से कि ये जागरूकता ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि सेम काम के लिए सेम पैसे अनिवार्यता है। ये कोई इंडिविजुअल नहीं तय करेगा, ये तय है कि बराबर ही देना है। अगर आप 6 घंटे किसी से काम ले रहे हैं और एक ही प्रकार का काम ले रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो वो रेम्युनरेशन, लेकिन ये जागरूकता आनी ज़रूरी है। और अगर ये जागरूकता आएगी और सामने वाले खड़े होकर कहेंगे कि भाई मैं कहूँ कि भाई मुझे आप कम पैसे क्यों दे रहे हो, एंड सिर्फ मेरे कहने का नहीं है, एंड आई हैव द सपोर्ट। अगर सिर्फ मैं अकेले कहूँ तो सामने वाला कहेगा आपको परेशानी है भाई, आप कल से मत आइएगा। बट इफ द पर्सन नोज कि नहीं सभी पक्ष में खड़े हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, सो दैट इज द काइंड ऑफ जागरूकता। और ये आएगी जागरूकता। कभी भी जो मेजर परिवर्तन आता है इतिहास में आप देखेंगे तो वो हमेशा युवा वर्ग लाता है। सो दिस इज एन अपील टू द युवा वर्ग, ये क्रांति आपको लानी है, आपको हाथ पकड़कर और बराबरी, समानता, अवसर की समानता, ये जो आर्थिक जो विषमताएं हैं उनमें बराबरी लाना है। ये काम ये हमारा युवा वर्ग करेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। मैम, ये इस पे कंट्रीब्यूशन ये विमेन रिजर्वेशन बिल कैसे करेगा मैम? ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस स्तर पर नीतियाँ तय की जाती हैं, अगर वहाँ पे जो चश्मा लगा है वो अगर पितृसत्ता का चश्मा हो तो आपकी नीति कभी भी सही बन ही नहीं सकती। वो कहीं ना कहीं प्रो मेन ही रहेगी, चाहे वो जितना भी उसको ऑब्जेक्टिवली आप बनाएं। तो ये एक बहुत बहुत महती कदम है जहाँ पर ये अगर 33% हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं अगर वो महिलाएं होंगी तो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल आखिरी पंक्ति की आखिरी महिला की आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट होगी, जहाँ पे नीतियाँ बन रही हैं, जहाँ उनका क्रियान्वयन करने की बात सोची जा रही है। बिल्कुल मैम, लास्टली मैं चाहूँगी कि आप यंग गर्ल्स को, खासकर टीनेजर्स को कुछ मैसेज दें, स्पेशली बिकॉज ना यू आर मदर टू 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, तो आपने कैसे किया, एंड पेरेंट्स को भी, मदर्स को भी, फादर्स को भी, उनको भी आप सलाह दें, एक मैसेज है कम्पैक्ट जो, और स्पेशली गर्ल्स को कैसे करना है, कैसे अपने पेरेंट्स की बात माने या नहीं माने, बिकॉज आजकल सब बहुत रिवोल्ट करना चाहते हैं हर चीज़ को लेके। तो नहीं, ये एक उम्र होती है जब अगर उस समय खून ना खोले तो फिर मतलब क्या है उस उम्र का। तो रिवोल्ट तो होना चाहिए, पर यही है कि वो सही कारणों से होना चाहिए, सही चीज़ों के लिए होना चाहिए। तो वो तो बिल्कुल वो एक खूबसूरत शेर भी है
मतलब अगर आंखों में खून ना हो तो फिर उस खून का मतलब क्या है। लेकिन यस, और वो सही गलत क्या है उसका वो उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। मैं ख़ास तौर पे लड़कियों को कहना चाहूँगी कि भाई ये बचपन से जो आप चारों ओर देखते हो उन ख्वाबों में मत रहो। अपनी जड़ें हकीकत में उगाइए और आसमान की ओर देखिए। उस आसमान पे आप कितनी सक्षम हैं और आप कहाँ कहाँ तक आसमान पर पहुँचना चाहती हैं, जहाँ तक पहुँचेंगी उन दोनों का एक मैट्रिक्स होगा। तो आपका आसमान कितना ऊँचा होगा वो आप तय करेंगी, वो आप खुद तय करेंगी, और कहाँ तक पहुँच सकती हैं वो आप कर सकती हैं। तो ये सबसे पहले तो यही कि सबसे पहले कि थिंक ऑफ अ करियर, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो करियर कुछ भी हो सकता है, वो होम मेकर का भी हो सकता है, पर द चॉइस शुड बी योर्स। और बिल्कुल आगे आकर और क्रांति करें, पर क्रांति सही चीज़ों के लिए करें। क्रांति करें उन बच्चियों के लिए जिनको कि आप जब आप स्कूल जा रही होती हैं और देखती हैं कि वो बैठ करके अपने माँ के साथ सब्जी बेच रही है, क्रांति उनके लिए करें। तो सही वक्त पर सही चीज़ों के लिए क्रांति करें। और लड़कों को मैं कहना चाहूँगी कि जो सम्मान आप चाहते हैं कि आपके परिवार में जो महिलाएं हैं उनको मिले, वही सम्मान आप दूसरों के परिवार की बच्चियों महिलाओं को भी दें। हमें मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हम रथ के दो पहिए हों जो दोनों बराबर हों, तो वो रथ चलेगा। और जो सोच है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, वो सोच कहीं ना कहीं फलीभूत होगा। बच्चियों को आपने कहा तो आखिरी मैसेज है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है। लेकिन जो हम संस्कृति की बात करते हैं, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस संस्कृति में और आपके सोच में कि हमें ऊंची उड़ान भरनी है, कोई विरोधाभास नहीं है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अगर खलवत में आकर सर उठाया तो क्या हासिल, भरी महफिल में आकर सर झुका लेती तो अच्छा था। कम आउट यंग गर्ल्स, कम आउट विथ योर एम्बिशन, गो अहेड। आप कर सकती हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि ये घर कीजिए कि आप कर सकती हैं, और कर सकती हैं, और एक फोकस बनाइए कि यहाँ वो मुझे पहुँचना है, मैं इतनी सक्षम हूँ, यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। कन्विंस योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को कन्विंस करना भी आपका काम है। कन्विंस देम कि मुझे भी मुझे पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा भी दिन आएगा जब मुझे और मधु जी को बैठकर महिला दिवस पर ऐसी परिचर्चाएं करनी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल मैम, ऐसे ही होना भी चाहिए कि वाई वुमेन्स डे, और हर एक दिन वुमेन्स डे होना चाहिए। तो मैम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड द मैसेज वाज ऑसम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम। नमस्कार।